आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। आज है हमारे बीच पूर्णिया के वरिष्ठ रंगकर्मी में श्री उमेश आदित्य जी। इनके विषय में मैं आपको बता दूं कि इन्हें 2020 में भिखारी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके पहले इन्हें कई सम्मान मिला है, जिसमें मैं 2 सम्मान का नाम बताना चाहूँगा कि एक कलाश्री सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका था और अभिनय सम्मान से, अभिनय गौरव सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जा चुका था। तो मैं इनका परिचय क्या दूंगा, मैं आपको सीधे मुखातिब करवाता हूं इनसे और इन्हीं के मुख से परिचय मैं दिलवाता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर, मैं चाहूंगा कि आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे शुद्ध दर्शक को दे दें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूं आपके न्यूज चैनल आइडियलाइज को कि आइडियलाइज ने मुझे इस लायक समझा कि रूबरू कार्यक्रम में आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा जो आइडियलाइज के सब्सक्राइबर हैं उन्हें, और जो नहीं हैं उन्हें भी कहूँगा कि वो जितना जल्दी हो आइडियलाइज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और इसे नियमित तौर पर देखा करें, क्योंकि यह पूर्णिया जिले ही नहीं बल्कि बिहार की खबरों को बहुत प्रमुखता से आपके सामने रखता है। मैं उमेश आदित्य, मूल नाम उमेश प्रसाद सिन्हा, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म बक्सर जिले में हुआ है। बेगूसराय में मैं 1981 तक रहा और फिर वहाँ से रंग कर्म करता हुआ 1993 में मैं पूर्णिया आया। तो मुख्य कर्मस्थली अगर मैं कहूँ तो यह बेगूसराय ज़िला है 1981 से लेकर के 1993 तक। फिर मैं पूर्णिया आता हूँ 1993 मार्च में और यहाँ रह जाता हूँ, बस जाता हूँ। पिताजी के व्यवसाय के सिलसिले में पूर्णिया आने पर मुझे सपरिवार यहाँ आना पड़ा था। लेकिन यहाँ कुछ रंगकर्मी थे पहले के जिनसे मुझे परिचय था, जिसमें कि दिवंगत हो चुके कलाकार दशरथ देहाती जी से मेरी पहचान पहले से थी। प्रवीण कश्यप जो यहाँ बिहान सांस्कृतिक मंच चलाते हैं, उनसे मेरी पहचान पूर्व से थी। यहाँ पर मेरी जान पहचान देवानंद जी से थी, नूतनानंद जी से पहले से। तो मैं यहाँ के रंगमंच से वाकिफ़ था। यहाँ आकर के मैं पुनः रंगकर्म में जुड़ गया और यहाँ के संस्थाओं के साथ मिलकर नाटक करने लगा। सर, मैंने सुना है कि आप बीपीएससी का तैयारी करते थे और जनरल कंपटीशन का तैयारी करते थे। उस ओर से फिर अभिनय के ओर आप कैसे आ गए और कैसे आपका इंटरेस्ट इसमें आ गया? तैयारी करता था चूँकि मैं अपने माता पिता का अकेला लड़का हूँ। मेरी 3 बहनें थी, उसमें से एक गोलोकवासी हो चुकी है, दूसरे लोग चले गए हैं, मेरे बाद वाली बहन। तो चूँकि अकेला था तो बहुत बड़े अरमान थे। पिता व्यवसायी थे, लकड़ी का कारोबार करते थे। उस दरमियान उनका पूर्णिया आना जाना होता था। पूर्णिया उस समय बहुत घना जंगली इलाका था। यहाँ बड़े बड़े जंगली इलाकों को खरीदना, लकड़ी कटवाना, उसे बाहर भेजना, यह मेरे पिताजी का मुख्य क्रियाकलाप था उस दौर का। 75 से 82 के दौर में, 1975 से 1982 के दौर में। तो तैयारी करता था कि कंपटीशन की, कमीशन की। हम लोग 3-4 दोस्त एक साथ बैठ के करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब आप किसी व्यावसायिक व्यक्ति के पुत्र हो जाते हैं और आपकी पहुंच उस व्यवसाय में होने लगती है धीरे धीरे, तो पढ़ाई से थोड़ा ध्यान भटक जाता है। आप पैसा उसमें देखने लग जाते हैं और आपको लगता है कि ये तो काफ़ी है जीवन चलाने के लिए। तो उसी दरमियान थोड़ा भटका हुआ। बेगूसराय में संस्था थी आशीर्वाद रंगमंडल, मैं उसका सदस्य हुआ करता था। विजय सिंह पाल उस संस्था के निदेशक हुआ करते थे। बड़े अच्छे अच्छे नाटक पालदा ने किए थे। अन्ना की आवाज़, जुलूस जैसे नाटक उन्होंने किए थे। 125 गेहूँ का लगभग 150 मंचन विजय सिंह पाल ने किया था पूरे भारतवर्ष में। तो उस संस्था से मैं जुड़ गया और पालदा के साथ जुड़ करके मैं और मेरा एक मित्र था दिलीप कुमार पांडे, दोनों क्लास फेलो थे, एक साथ पढ़ते थे बेगूसराय के बीपी उच्च विद्यालय में। तो उसी दरमियान पालदा से जुड़ने का मौका मिल गया 81 में और धीरे धीरे रम गया मैं उसमें एक तरह से नाटकों में। और जब नाटकों की दुनिया में आया तो मुझे लगा कि भाई ये तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, जानने को सीखने को यहाँ बहुत कुछ है।
तो उसी में रम गया मैं। और पढ़ाई के साथ साथ वो नाटक चलता रहा, अभी भी है। पढ़ाई अपने दौर में रही है और वही पढ़े हुए चीज़ों को अब मैं पढ़ाता हूँ। पेशे से शिक्षक हूँ और पढ़ाता हूँ बच्चों को। 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ मैं। मैंने भौतिकी में MSc किया हुआ है, सीटेट की परीक्षा पास की है मैंने, और उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है कि मैं पढ़ाता भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, नाटक भी किया करता हूँ। पूर्णिया में संस्था है भरतनाट्य कला केंद्र। इसके पहले तो और संस्थाओं से मिलकर काम किया। विनायक के लिए नाटक किए, रेणु रंगमंच से जुड़ा, रेणु रंगमंच के लिए नाटक किए। धीरे धीरे फिर अपनी संस्था भरतनाट्य कला केंद्र बनाई, तो फिर भरतनाट्य कला केंद्र की ही होकर रह गया मैं, और कई नाटक भरतनाट्य कला केंद्र से किए मैंने। सर, एक कटु सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ये है सर कि आज के डेट में सभी कोई अपने पुत्र को IAS बनाना चाहते हैं, IPS बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक अभिनेता नहीं बनाना चाहते हैं, रंगमंच नहीं करवाना चाहते हैं। तो ये सर कटु सत्य है। और ऐसे हालात में आप रंगमंच करवाते हैं दूसरों से, तो कैसे, कहाँ तक सरवाइव कर पाते हैं सर, और कैसे, क्या संदेश? बहुत बढ़िया सवाल किया है। आज के दौर में कला संस्कृति बिल्कुल हाशिए पर चली गई है जी। बिहार सरकार के पास भी कला संस्कृति को लेकर कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, सम्मान मिल जाता है लोगों को, भिखारी ठाकुर सम्मान हो या फिर रामचंद्र मल्लिक सम्मान हो जो राज्य सरकार के श्रेष्ठ सम्मान है, रामेश्वर सिंह कश्यप सम्मान हो नाट्य लेखन के क्षेत्र में, तो ये एक अलग बात है। इस सम्मान के लिए बिहार सरकार के पास कुछ राशि है। संगीत नाटक अकादमी बिहार है, संस्कृति मंत्रालय संस्कृति विभाग बिहार है, लेकिन ऐसी कोई ठोस योजना नहीं है सरकार के पास। देखिए, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट में नाटक की पढ़ाई होती है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएट में नाटक की पढ़ाई होती है। अब सवाल यह है कि जो BN मंडल यूनिवर्सिटी से या LNMU से जिन्होंने PG किया है नाटक में, जिन्होंने MA किया है, उनका भविष्य क्या है? वो क्या करेंगे? क्या सरकार के पास उन कलाकारों के लिए जिन्होंने कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नाट्य विभाग से पोस्ट ग्रेजुएट किया है या भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट किया है, क्या उनके लिए सरकार की कोई योजना है? क्या उन्हें काम मिलेगा? क्या उन्हें विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी? ऐसी कोई योजना नहीं है। जो इतने स्कूल हैं, संगीत के शिक्षक हैं, नाटक के शिक्षक नहीं है, जबकि संगीत नाटक का एक अंग है, विभाग भी है, संगीत नाटक अकादमी। तो संगीत को आप मौका दे रहे हैं। संगीत इंटरमीडिएट में लड़के लड़कियां संगीत म्यूजिक लेते हैं, नाटक नहीं लेते हैं। ग्रेजुएशन में लड़कियां संगीत लेती हैं, संगीत की परीक्षा देती हैं, मैट्रिक में भी वो परीक्षा देती हैं, लेकिन आपके पास उनके लिए कोई योजना नहीं है। तो जिस राज्य में, जिस सरकार के पास अपनी भावी पीढ़ी के लिए नाटक के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोई ठोस योजना नहीं हो, तो माता पिता फिर भले कैसे विश्वास करें कि हमारा बेटा अगर नाटक करेगा तो वो कुछ अच्छा करेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी, वह राज्य सरकार के किसी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में खप जाएगा, पढ़ाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो यह एक प्रमुख कारण है। दूसरा क्या है कि नाटक शुरू से ही ना समाज की नजरों में दोयम नहीं, तीसरे दर्जे का काम रहा है। कहते वो नाचे छे, नचवैया छे, हे दृष्टि से देखते हैं, और उसकी बहुत पूछ नहीं होती है। यह भी एक कारण है। अब देखिए, आप दुर्गा बाड़ी भट्टा चले जाइए या ऐसे किसी बीमारी इलाके में चले जाइए, शाम के समय हर घर से आपको हारमोनियम पर रियाज की आवाज मिल जाएगी, ठीक। लेकिन वही लड़की जो संगीत सीख रही है, अगर उसको नाटक में लाया जाए, वो नहीं आएगी। तो कारण क्या है इसका? तो कारण यही है कि माता पिता जो है ना, वो बच्चों को देखना चाहते हैं जॉब में। क्योंकि नाटक आपको कोई जॉब नहीं देता, कोई नौकरी नहीं देता, इसलिए इसमें लोग आना नहीं चाहते, माता पिता भी नहीं चाहते, बच्चे भी कैरियरिस्टिक हो गए। ढेर सारे कोचिंग संस्थान है आपके शहर में। कितने नाटक संस्थान है? 3-4 अधिकतम, लेकिन 4000 कोचिंग सेंटर पूर्णिया जिले में है। शहर में कम से कम 250-300 से कम कोचिंग सेंटर नहीं है। बच्चे वहाँ जाते हैं और वहाँ पर पढ़ाई किया करते हैं। शाम का आप देखिए, जो खिलाड़ी है ना, जिला स्कूल चले जाइए या
और किसी भी विद्यालय के ग्राउंड में चले जाइए, बच्चे आपको खेलते हुए मिल जाएंगे, फुटबॉल खेलते हुए मिल जाएंगे। सरकार के पास फुटबॉल के खिलाड़ियों की जहाँ पर कि वो खिलाड़ियों को ट्रेन करता है, लेकिन ऐसा कोई सांस्कृतिक संस्थान नहीं है जहाँ वो संस्कृति के प्रति, नाटक के प्रति बच्चों के रुझान को आगे बढ़ाए। ये सब बहुत सारे कारण गिनाए जा सकते हैं जिसमें, जो कि आजकल बच्चे या माता पिता बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। सर, आपने बहुत सारे नाटक किया होगा अपने जीवन में, ऐसा कौन सा नाटक है जो अब भी आपको याद रह गया और जो है आप उसको भूल नहीं? बहुत गंभीर सवाल पूछा है। मैंने तकरीबन 600 प्रस्तुतियाँ की हैं नाटकों, अलग अलग नाटकों की। अब मैं नाटकों की बात करूँ तो चोर के घर मोड़ बालकोनी की रचना है, सैया है कोतवाल बसंत सबनीस ने लिखा है मराठी में, से उषा बनर्जी ने रूपांतरित किया है, फुल लेंथ म्यूजिकल प्ले है। महाभोज मन्नू भंडारी की कहानी को रूपांतरित किया गया नाटक के रूप में, उसे मैं बार बार कहना चाहूँगा। फिर जाते ने पूछो साधु की बहुत बढ़िया नाटक है, विजय तेंदुलकर का, उसे मैंने किया है, वो फिर मैं करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा मैं जिसे पसंद करता हूँ स्वदेश दीपक के नाटक कोर्ट मार्शल को। कोर्ट मार्शल मैं चाहता हूँ कि लगातार करूँ, बार बार करूँ। उसमें समाज के लिए एक संदेश भी है बहुत बड़ा। ऐसे तो हर नाटक में संदेश है, बहुत से नाटक केवल मनोरंजन के लिए हैं। आप यूरोपियन ड्रामास को देखेंगे जिसमें कि ट्रेजेडीज है और कॉमेडी भी है। हमारे यहाँ सौंदर्य शास्त्र में नाटक शामिल रहता है, रस सिद्धांत का पूरा इसमें देखने में आता है। तो ये सारे नाटक मुझे बहुत पसंद है, मैं बार बार इनको करना चाहूँगा कि ये सारे नाटक हो, लगातार हो। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना अंधेर नगरी एक बहुत उम्दा बेहतरीन रचना है, ये हमारे कोर्स में भी है, इसे भी मैं करना चाहूँगा। अब हालांकि मौलिक नाटकों का अभाव हो गया है, मूल नाटक आपको बहुत कम मिलते हैं। जो हमारे मोहन राकेश जैसे नाटककार नहीं हैं, विजय तेंदुलकर लिख रहे हैं लेकिन पहले की तरह उनमें धार अब नहीं रह गई है। हालांकि उनका नाटक घासीराम कोतवाल विश्व प्रसिद्ध उनकी रचना है, फिर भी तो अब जो कलाकार हैं ना वो मुड़ गए हैं अनुवाद की, कहानियों का अनुवाद हो गया है। देवेंद्र राज अंकुर जो राष्ट्रीय विद्यालय के निदेशक रह चुके, उन्होंने तो बाकायदा कहानियों के रंगमंच की शुरुआत की, कहानियों और उपन्यास को रूपांतरित करके मंच पे करते हैं। तो इस तरह से नाटक चल रहा है। सर, आपसे ये दूसरा तीखा सवाल ये है कि सर, रंगमंच में आज के डेट में लड़के क्यों आए और क्या देता है रंगमंच? रंगमंच समाज को क्या देता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। रंगमंच समाज को क्या देता है? फिल्में समाज को क्या देती है? साहित्य समाज को क्या देता है? जो चित्रकार हैं, जो बड़े बड़े हमारे चित्रकार तथा पेंटर हैं, वो समाज को क्या देते हैं? देखिए, जितनी कला विधाएं हैं या साहित्य है, कहा गया ना कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषण हीना। ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु है, जिसके पूंछ नहीं है सिर्फ, लेकिन वो जानवर के समान माना गया है। हमारे शास्त्र श्लोक है कि जिसके पास साहित्य कला और संगीत की समझ नहीं है वो पशु है, मनुष्य नहीं है, मानव नहीं है। तो अगर हम इसी की व्याख्या कर दें, इसका मतलब ये हुआ कि साहित्य संगीत और कला विधाएं मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। याद रखिए, मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं, जानवर नहीं बनाती हैं, मनुष्य बनाती हैं। उनमें वो संस्कार भरती हैं जो समाज के लिए जरूरी है। कभी आपने कोई ऐसा मर्डर क्रिमिनल देखा है खूनी जो रंगमंच का अभिनेता रहा? नहीं होगा। एक डांसर, एक पेंटर, एक साहित्यकार, एक अभिनेता कम से कम अपराधी नहीं हो सकता है। समाज को जरूरत भी इसकी है। क्यों जरूरत है? समाज की जो बुराइयां हैं वो इसी के माध्यम से सामने दिखती हैं। रंगमंच समाज की बुराइयों का वो दिखाता है। रंगमंच समाज का आईना है, साहित्य समाज का आईना है। आप उसमें अपनी स्थिति देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो सामाजिक कुंठाओं पर, सामाजिक विकृतियों पर केंद्रित हैं, उसमें आप देख सकते हैं। आप देखिए ना, एक छोटी सी बात करें, रंगमंच और साहित्य कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे वो समाज के आईने के रूप में काम करते हैं। संवदिया रेणु की कहानी को ले लीजिए। कहानी ढहते हुए सामंतवाद की विद्रूपताओं पर केंद्रित है। बड़ी बहुरिया और हरगोविंद संवदिया के आत्मीय भावनाओं पर केंद्रित है। बिल्कुल आंतरिक कशमकश की कहानी है।
समधिया जाता तो है संवाद देने, लेकिन नहीं दे पाता है। उसको लगता है कि नहीं, बड़ी बहुरिया गांव की लक्ष्मी है, चली जाएगी तो फिर लोग बात क्या कहेंगे। उसके मन में ये चिंता है कि बड़ी बहुरिया के गांव से जाने के बाद समाज के लोग क्या कहेंगे, क्या टीका टिप्पणी करेंगे। और आखिरकार वह बिना संवाद सुनाए चला आता है। बड़ी बहुरिया को पैर पर गिर कर होता है कि मैं संवाद नहीं सुना पाया, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा आज से बेटा बनूंगा और सारा काम करूंगा। तो क्या यह कहानी समाज को एक नई दिशा नहीं देती है कि समाज में वैसी स्त्रियां जो असहाय हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, समाज उसकी देख रेख करे, समाज उसकी मदद करे। ये संदेश भी है एक तरह से। जब हरगोविंद समधिया जैसा कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी इस समस्या को समझ जाता है, बड़ी बहुरिया के दुख को समझ जाता है, तो आज का पढ़ा लिखा इंसान नहीं समझ सकता है क्या? जरूर समझ सकता है। तो ऐसे संदेश हर कहानियों में आपको मिलेंगे, उपन्यास में मिलेंगे। तो नाटक समाज का फिल्टर है, एक तरह से फिल्टर, वह साफ सुथरा रखता है, समाज में कला की धारा को आगे बढ़ाता है, और जहाँ पर कला संस्कृति और साहित्य रहेगा वहाँ का माहौल अच्छा ही होगा, वहाँ का माहौल खराब नहीं होगा। तो युवा को जोड़ना चाहिए इसमें। हाँ, युवाओं को जोड़ना चाहिए। युवा जो पार्ट टाइम में मोबाइल पर फेसबुक देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील्स बनाते हैं, दिन भर में युवाओं के पास जो मोबाइल है तो 7 घंटा तो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। सर, महत्वाकांक्षी होते हैं युवा आज के डेट में, उनको तुरंत पैसा चाहिए और रंगमंच में पैसा नहीं है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, हालांकि इसके लिए आपने पहले भी जिक्र कर दिया है बिहार सरकार कैसे। तो अब ऐसे हालात में युवा कैसे जुड़े, कैसे टाइम इसमें दे सर? हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम वाले जो युवा हैं तो वो क्रिएटिव माइंडेड नहीं होते, जो फेसबुक वाले नहीं है वो क्रिएटिव माइंडेड है, तो वो कैसे जुड़ते हैं इसमें? ये क्या है ना कि शुरू से मैं अगर ब्रिटिश काल की बात करूं, 1943 के बाद से ही देखूं मैं अगर, तो रंगमंच या साहित्य में जुड़ने से किसे आय हुई है? इनकम नहीं हुई है। जो बड़े बड़े लेखक हैं, रेणु जैसे लेखक को अपनी किताब बेचने के लिए उसे खुद छपवाना पड़ा था और झोला में ले करके उसकी मार्केटिंग करनी पड़ी थी, और उनका वो महिला आंचल नहीं बिक पाया था। किताबें सैकड़ों हजारों की संख्या में रखी रह गई थी। अब चूंकि राज्य सरकार के पास भी कोई योजना नहीं है, इसलिए यह भी एक कारण है। अगर राज्य सरकार यह तय कर ले कि कम से कम राज्य स्तरीय रंगकर्मियों को वह पेंशन देगी, पेंशन और एक सम्मानजनक राशि देगी, या उसे किसी कॉलेज में, विश्वविद्यालय में नौकरी देगी, स्कूल में नौकरी देगी, तब रंगमंच जीविकोपार्जन दे पाएगा। ये तो तय है। किसी दौर में साहित्य, संगीत और कलाएं जीविकोपार्जन का साधन नहीं रही हैं, सरकार की ओर से तो बिल्कुल नहीं रही है। तब कैसे युवा इसमें जुड़े सर? आप खुद आगे बढ़िए। जैसे कि आप कोई रचना लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो वह चर्चित होती है, वह बिकती है। यानी जैसे आप पूंजी लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसी प्रकार से आप यहाँ पूंजी नहीं लगाना, आपको समय लगा के आप करते हैं, और उसके बावजूद आपकी प्रसिद्धि होती है, सिर्फ जी सिद्धि होती है, लक्ष्मी के दर्शन आपको नहीं होते हैं इसमें रंगमंच में। ये एक बहुत बड़ा कारण है जो युवाओं को रंगमंच से जोड़ने में पूरी तरह से असफल है। सर, आप वरिष्ठ रंगकर्मी हैं और आपसे मैं एक कटु सवाल करना चाहूँगा, और हालांकि आपसे रिलेटेड सवाल नहीं, पूरे भारत सरकार से रिलेटेड सवाल। और अभी जो एनएसडी की हाल है, तो एनएसडी का वर्तमान क्या हाल है? आपके ही संस्था में, मेरे ही संस्था में एनएसडी पास आउट मिथिलेश रॉय जी है। क्या एनएसडी के पास इतनी भी कुवत नहीं है कि जो एनएसडी से पास आउट होते हैं उनको उस तरह से कर सके, मतलब एस्टेब्लिश कर सके? तो आज एनएसडी का हाल हमारे नज़र से सर बद से बदहाल है। आप क्या करना चाहेंगे सर? देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली भारत सरकार का एक ऑटोनोमस स्वायत्त शासी संस्था है जी। और जिस उद्देश्य से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी, शुरुआती दौर में तो एक बहुत बढ़िया था। इब्राहिम अलका जी ने जब एनएसडी ज्वाइन किया, सातू सिंह जो पहले डायरेक्टर थे एनएसडी के, उसके बाद तो उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को एक पश्चिमी नाट्य विद्यालय के रूप में स्थापित कर दिया, वेस्टर्न कल्चर पर आधारित संस्थान। जितने सारे नाटक करते थे इब्राहिम अलका जी,
वो सब यूरोपियन थिएटर से जुड़े हुए होते थे। भारतीय लोक रंगमंच की पूर्णतः उपेक्षा उनके दौर में की गई थी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। बाद में जो निर्देशक आए, बीवी कांत आए, रतन थियाम आए, रामगोपाल बजाज उसके पहले आए, तो मोहन महर्षि आए, देवेंद्र राज अंकुर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक आए। तो इन जो मैंने कि ये निर्देशक बराह मलका जी के बाद के निर्देशक हैं। इन लोगों ने भारतीय रंगमंच को पुनर्स्थापित करने की दिशा में काम किया। भारतीय रंगमंच के श्रेष्ठ नाटकों को उठाया और उसका मंचन करना शुरू किया। एक तरह से भारतीय रंगमंच का स्वर्णिम युग हम इसको कहेंगे, यह इन सारे निर्देशकों के दौर में आया। रतन थियाम जब थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। रतन थियाम ने, अभी रतन थियाम कोरस रिपेट्री मणिपुर चलाते हैं, इम्फाल, विश्व के श्रेष्ठ निर्देशकों में एक हैं रतन थियाम जी। तो इन लोगों का दौर एक तरह से कहे कि स्वर्णिम था। हालांकि हड़ताल या फिर जो एनएसडी की जो व्यवस्था थी वो समय समय पर कमोबेश अच्छी बुरी होती रही, उस पर हम अलग से बात कर सकते हैं। वर्तमान दौर एनएसडी का बिल्कुल उस अनुरूप नहीं है जिस अनुरूप में होना चाहिए। अभी जो एनएसडी के निदेशक है ना, कार्यकारी निदेशक, परमानेंट डायरेक्टर अभी वहाँ नहीं है। तरह से अभी कौन है सर? कार्यकारी निदेशक गौड़ साहब हैं, जो कि भारत सरकार के किसी विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष। तो एक पुस्तकालय अध्यक्ष को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक बना दिया जाना, जिससे रंगमंच का कौखा गौगा भी नहीं आता है, तो वो क्या कर पाएगा एनएसडी में बैठ करके? कौन सी योजनाएं बनाएगा? कैसे एनएसडी को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को आगे बढ़ाएगा? क्या उसकी कल्पनाशीलता है? कुछ नहीं है। आप तो पुस्तकालय अध्यक्ष रहे ना, हैं भी, और आप एनएसडी के डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक बने हुए, तो आप तो कभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के शो में भी नहीं आते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नाटक होते हैं, आप सिनेमा नहीं पहुंचते हैं उसमें, आप रोज एनएसडी में बैठते नहीं है। एनएसडी के लड़कों की क्या दशा है, कई के फैकल्टीज नहीं है, 17 फैकल्टीज है एनएसडी में, मात्र 5 फैकल्टीज में टीचर हैं, बाकी 12 फैकल्टीज खाली है। क्यों खाली है? उसमें अपने आप बहाली क्यों नहीं कर रहे हैं? एनएसडी के डायरेक्टर का दायित्व है कि इसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना, संस्कृति विभाग को, और तब जाकर के वो योजना बनाएगी कि हाँ ठीक है, इतने इतने पोस्ट खाली हैं प्रोफेसर के, रीडर के या फिर और, तो उसमें दिक्कतें हो जाती है ना। अगर एनएसडी का निदेशक रंगमंच से जुड़ा हुआ आदमी हो, बामन केंद्रे थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे इसके पहले, तो या और भी जो डायरेक्टर थे जो कि रंगमंच से जुड़े हुए थे, जिन्होंने एनएसडी से ही पास किया आउट किया था, सबसे बड़ी बात की राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, बाद में विदेश में नाटक किए, और फिर उनका चयन हुआ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में। तो उन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है, लेकिन इधर एनएसडी पिछले 2-3 सालों से अपने ट्रैक से अलग कुछ नहीं। तो क्या सर यही वजह है कि पहले भी बेगूसराय के एनएसडी पास आउट प्रवीण जी, उन्होंने हड़ताल किया था, फिर अभी हाल फिलहाल में हड़ताल किया, तो क्या कारण है सर कि हड़ताल बार बार करना पड़ता है एनएसडीएम को? देखिए, बिहार के हर साल बिहार से कोई न कोई लड़का एनएसडी जाता है, कभी कभी 3-3, 4-4 का सिलेक्शन एक साथ ही होता है। बेगूसराय, पटना में तो भरे हुए। बेगूसराय की बात करूँ तो हरीश हरियौध ने पहला रंगकर्मी रहा, प्रवीण गुंजन वहाँ के रंगकर्मी रहे, गणेश गौरव ने वहाँ से राष्ट्रीय विद्यालय कम्पीट किया, और भी हमारे रहे, अमन कुमार ने अभी इस साल राष्ट्रीय विद्यालय कम्पीट किया है। तो वहाँ तो कई रंगकर्मी हैं। हड़ताल होने का मुख्य कारण क्या है ना कि एनएसडी की अंदरूनी व्यवस्था, क्लास अरेंजमेंट लगना। अब जैसे स्कूल है, स्कूल में कोई टीचर है, 5-6 टीचर नहीं आए हैं, तो 5-6 टीचरों के बदले किसी को भेज दिया गया। क्लास है मैथ्स की, चले गए एसएसटी के टीचर अरेंजमेंट में। ऐसा ही अभी एनएसडी में हो रहा है। 17 फैकल्टीज में मैंने कहा कि 5 फैकल्टीज में टीचर प्रोफेसर हैं, बाकी 12 फैकल्टीज खाली है, तो 12 फैकल्टीज की क्लास में कोई न कोई तो अरेंजमेंट में आते होंगे। अब मान लीजिए कि आपने एडहॉक बेस पर सत्यव्रत राउत को रख लिया है, आपने एडहॉक बेस पर फलाने कुमार को रख लिया है, तो अब जैसे कि मैं एक्सपर्ट हूँ रूप सज्जा, कॉस्ट्यूम, मेकअप का, और मुझे आप भेज देते हैं एक्टिंग की क्लास में, जबकि मैंने स्पेशलाइजेशन किस में किया है? मेकअप में किया है। अब मैं मान लीजिए कि फलाने हैं वो अभिनय के विशेषज्ञ हैं, उनको आप भेज देते हैं सेट डिजाइन में, क्या करेंगे? समय गुजारेंगे ना।
जो एक्सपर्ट, जैसे रविंद्र दास हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में रहे हैं, वो लाइट के एक्सपर्ट रहे हैं, अच्छे निर्देशक भी हैं। आप उससे कॉस्ट्यूम डिजाइन कराइएगा तो करने को तो कर देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2 साल तक रंगकर्मी सारे विधाओं की पढ़ाई करता है ना। कॉस्ट्यूम डिजाइन, सेट डिजाइन, लाइट डिजाइन, म्यूजिक, अभिनय, डायरेक्शन, सब। और 1 साल, अंतिम 1 साल वो स्पेशलाइजेशन करता है, स्पेशलिस्ट इन एक्टिंग, स्पेशलिस्ट इन डायरेक्शन, स्पेशलिस्ट इन लाइट, स्पेशलिस्ट इन मेकअप वगैरह वगैरह। तो वो थोड़ा बहुत तो सब चीज़ जानता है, लेकिन अगर एक विशेषज्ञ की क्लास चाहिए तो उस विशेषज्ञ का होना जरूरी है, जो अभी नहीं हो पा रहा है। अभी पिछले दिनों हड़ताल हुई थी, अक्टूबर नवंबर महीने में नए छात्रों ने पूरा यूनिवर्सिटी बंद कर रखा था। कारण नहीं था कि सही समय पर सही तरह से पढ़ाई नहीं हो रहा। बात हो रही थी कि डायरेक्टर को हटाया जाए, कार्यकारी निदेशक को, और पहल किया किसने? जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के जो हमारे संरक्षक हैं, जो अध्यक्ष हैं, परेश रावल जी ने, आदरणीय परेश रावल जी ने पहल की। बच्चों के बीच गए, छात्रों के बीच, उन्हें आश्वासन दिया कि नीति की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। 3 महीने तो हो गए, व्यवस्थाओं में तो कुछ सुधार नहीं हुआ है। तो अब इससे यूनिवर्सिटी पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यह एक बहुत खास बात है यूनिवर्सिटी के लिए, उसको अपनी शासन व्यवस्था सुधारनी होगी और उसके प्रशासन को बदलना पड़ेगा। सर, मैंने सुना है भारंगम, तो ये भारंगम क्या है और भारंगम किस प्रकार का क्या है, ये इसके संदर्भ में थोड़ा सा आप क्लियरेशन। भारंगम एक संक्षिप्त रूप है भारत रंग महोत्सव जी। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में से काफ़ी समय पहले की थी। 10 साल हो गए, 15 साल भारत रंग महोत्सव को आयोजित करते हुए। हर साल ये आयोजित होता रहा। बीच में 2 साल कोरोना काल में ये भारंगम नहीं हो पाया। अभी पिछले दिनों भारंगम हुआ, इसके पहले भी, कोरोना से पहले भी भारंगम हुआ। भारंगम को अब विकेंद्रित कर दिया गया है। पहले जो भारंगम सिर्फ दिल्ली में होता था, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का करोड़ों रुपए का बजट रहता है इसमें, देश विदेश के नाटक बुलाए, देश के तो सारे राज्यों के चुनिंदा प्रस्तुतियां होती हैं, विदेश से भी नाटक यहाँ पर बुलाए जाते हैं। विदेश के कलाकार भी, निर्देशक भी अपनी प्रस्तुतियां लेकर के आते हैं। इधर 2 साल 3 साल से क्या हो रहा है कि हर प्रमुख शहरों में, जैसे इस बार रांची की बात करें, रांची में या फिर इलाहाबाद में, मणिपुर में, या फिर अन्य जिलों में, अन्य शहरों में राष्ट्रीय भारंगम को बांट दिया गया एक तरह से। उस क्षेत्र की जितनी टीमें हैं वो यहाँ करेंगी। बिहार की टीम है, रांची की टीम है, झारखंड की टीम है तो वो झारखंड के भारंगम में शामिल होगी। पूर्वोत्तर राज्यों की हैं तो वो मणिपुर में, जो मणिपुर है वहाँ पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक उपकेंद्र खुला हुआ है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मणिपुर, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारस, ऐसे करके वहाँ नाटक होते हैं। तो सर, मैं बीच में ही आपको काटना चाहूँगा। आपने कहा कि ये विकेंद्रीकरण कर दिया गया है और सभी जगह दे दिया गया, क्या बिहार को भी मिला है इसका एक अंग? पिछले भारत रंग महोत्सव में बिहार में नाटक हुए थे। भारत रंग महोत्सव के इस बार केंद्र रांची रहा। रांची में हुआ भारत रंग महोत्सव में शामिल जितने नाटक थे इस क्षेत्र के, वो रांची में हुए। इससे एक फायदा ये हुआ कि एक तो प्रस्तुतियों की संख्या ज़्यादा हो गई। अगर हम भारत रंग महोत्सव को सिर्फ दिल्ली में करते हैं तो प्रस्तुतियां कितनी होंगी? मैं अधिकतम 100। लेकिन अगर आप अलग अलग जिलों में उसे बांट देते हैं, प्रमुख शहरों में जो रंगमंच के केंद्र हैं अभी वर्तमान समय में, तो प्रस्तुतियों की संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा टीमें भाग ले पाएंगी, ज़्यादा नए कलाकार उसमें शामिल हो पाएंगे भारंगम में। लेकिन बात अब व्यवस्था की आ जाती है कि क्या व्यवस्था सभी जगह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्तर की रहती है कि नहीं रहती है। यहाँ पर फिर बात बिगड़ जाती है। भारत रंग महोत्सव के कार्यक्रम में जो दिल्ली में होते हैं वहाँ की व्यवस्था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय खुद देखती है। अब बाकी जगहों की व्यवस्थाएं राज्य सरकारें देखती हैं, उसकी अकादमियाँ देखती हैं। तो कितना कुछ अच्छा हो सकता है, इस पर आप प्रश्न कर सकते हैं, या क्या हुआ है। तो सर, क्या आपके हिसाब से अच्छा हुआ है? ऐसा करने के बाद अच्छा हुआ है या फिर अच्छा नहीं हुआ अच्छा है? स्तर बढ़ा या स्तर नहीं बढ़ा है। स्तर नहीं बढ़ा है। औसत दर्जे की प्रस्तुतियां हुई हैं जी। कुछ अच्छी प्रस्तुतियां हैं, तो 60% प्रस्तुतियां औसत दर्जे की हुई हैं। नाम नहीं गिनाना चाहूँगा सारी प्रस्तुतियों का, लेकिन आप उसको समझिए कि 10 में 6 प्रस्तुतियां औसत स्तर की हैं।
ठीक है, आपकी पहुंच है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चयन कमेटी में, तो मेरा नाटक लग जाएगा। पहुंच की बात है जी। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ। अगर पहुंच नहीं है तो नाटक नहीं लगेगा, ये तय है। आपकी पहुंच राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारंगम के नाटकों की चयन समिति में होनी चाहिए, आपको नाटक आपको मिल जाएगा। तो यानी हर एक जगह सर सेटिंग है, बिहार से लेकर के बाहर तक? हाँ, हर जगह सेटिंग है। इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल, मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरी समझ में सर, बिहार में क्या एनएसडी के तर्ज का कोई विद्यालय है जिसमें जाकर के प्रशिक्षण ले सके? कोई विद्यालय नहीं है, यही तो एक चिंता की बात है जी। 2-3 साल पहले हाँ। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। जी। मुख्यमंत्री महोदय अभी जो हमारे नीतीश कुमार जी, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, यही हुआ करते। तो वित्त विभाग की बैठक हुई थी सचिवालय में, और वित्त मंत्रालय के सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी थे, मंत्री थे, सब कोई थे, संगीत नाटक एकेडमी के लोग थे, संस्कृति मंत्रालय के लोग थे, और बिहार से चुनिंदा लोग बुलाए गए थे, इसमें कि मैं और मिथिलेश राय जी, आदरणीय मिथिलेश राय जी को भी बुलाया गया था इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। अब वहाँ पर सबों ने अपनी अपनी बात रखी, क्या होना चाहिए। मेरे पास ये 20 बिंदु थे तकरीबन, मैं लिख के ले गया था। उसमें से कुछ बिंदुओं को आदरणीय मिथिलेश राय भैया जी ने उठाया, और बाकी शेष को मैंने उठाया। इन सब बातों को रखा गया कि क्या वैसे रंगकर्मी जो दरभंगा से या मधेपुरा से नाटक से पीजी किए हैं, क्या उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी? विद्यालयों में जगह मिलेगी, महाविद्यालयों में जगह मिलेगी? नहीं, नोट कर लिया गया सिर्फ। तो इसका जवाब क्या मिला सर? बस नोट कर लिया, जवाब क्या मिला? अभी तक तो कुछ मिला नहीं। जी। सरकार बदल गई। क्या हर जिले में एक आदर्श रंगशाला है? क्या नहीं है सरकारी रंगशाला हर जिले में। स्टेडियम मिलेगा आपको, लेकिन रंगशाला नहीं मिलेगी। ओपन स्टेडियम ने, ओपन थिएटर हॉल आपको नहीं मिलेगा। सर ये बहुत अच्छा बात। रंगशाला की आपने बात की, तो जो कला संस्कृति मंत्री होते थे पहले, कृष्ण कुमार ऋषि, उन्होंने भी वादा किया था कि रंगशाला पूर्णिया में होगा, और उन्होंने दिखाया कि रंगशाला बन भी रहा है। तो क्या सर वो बना या फिर? जी नहीं, ठीक है, वो बनी रंगशाला बनी। कुछ स्थानों पर रंगशालाएं बनी है जी। अब उसका स्वरूप क्या है वो देखने की बात है कि वो कितना अप टू डेट है, कितना स्टैंडर्ड वाला है। यह मरंगा में ये बना है, संस्कृति ग्राम रंगशाला वहाँ पर है मौजूद। अभी हाल में किलकारी के कार्यक्रम भी उस रंगशाला में किए गए थे जी। अभी तक यहाँ के रंगकर्मियों ने, मैंने तो वो रंगशाला अंदर से अभी तक नहीं देखी है, बाहर से देखा है, लेकिन अंदर से उसकी क्या व्यवस्था है, कैसे वो रंगकर्मियों को, आम रंगकर्मियों को उपलब्ध होगा, किस तरह से, उसकी कमेटी में कौन लोग हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन रंगशाला बनी हुई है, ये मुझे पता है। लेकिन और जिलों में, कटिहार में है नहीं है, अररिया में है नहीं, मधेपुरा में है नहीं। तो इस कोशी के 7 जिलों की बात करें अगर, तो एक जिले में रंगशाला दिख रही है सरकारी, बाकी क्यों नहीं दिख रही है? दूसरा सवाल कि क्या बिहार के पास सिर्फ अकादमी रहेगी, संगीत नाटक एकेडमी, कि संगीत नाटक एकेडमी का कोई सालाना कैलेंडर होगा? जैसे भारत रंग महोत्सव होता है, बिहार रंग महोत्सव क्यों नहीं होता? कब होगा ये बिहार रंग महोत्सव, जिसमें कि हर जिले की प्रस्तुतियां शामिल होगी? आप उसको कमिश्नरी वाइज बांट दीजिए, कमिश्नरी वाइज। बिहार रंग महोत्सव की आप बात कर रहे हैं, तो बिहार रंग महोत्सव के रूप में तो ये सालों साल सरकार जो है करवाती है, जिला स्तरीय युवा उत्सव, वो युवा उत्सव है, रंग महोत्सव नहीं है, रंग महोत्सव नहीं है। और युवा उत्सव और रंग महोत्सव अलग दोनों। हमें रंग महोत्सव की बात करें, सिर्फ नाटक को। तो सर अच्छा, आप दूसरे, आप युवा उत्सव पे मैं कह रहा हूँ कि सर ये भी तो खाना पूर्ति ही सिर्फ होती है, कहाँ जिला स्तरीय जो होता है, कहाँ प्रखंड वाइज होता है? नहीं होता, प्रखंड वाइज नहीं होता। इस संदर्भ में क्या कहें? हर साल वही कलाकार जी, वही रंगकर्मी, वही नाटक या कोई दूसरा नाटक, लेकिन टीम वही नर्तक, वही गायक हर साल युवा महोत्सव में भाग लेता है। यानी नए को मौका नहीं मिलता है। नए पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये भी है कि आप नए तक पहुंच नहीं रहे हैं जी। नए कलाकारों को प्रशिक्षित करने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में तो एक से गाने वाले हैं। आपका जो बाकी महकमा है ब्लॉक स्तर का, प्रखंड स्तर का, उसके पास इतनी समझदारी नहीं है, तो वो नहीं कर पाता। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा राम सेवक शर्मा जी का जी। उन्होंने IIT कानपुर से इंजीनियरिंग की थी और IAS किया था,
और मुझे याद है कि जब वो बेगूसराय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन करके आए थे तो उन्होंने वहाँ के टाउन हॉल को दिनकर भवन का स्वरूप दिया और वहाँ पर दिनकर महोत्सव करवाया 3 दिन का। जी। नाटकों का रिहर्सल करता था तो बाकायदा वो कलाकारों से इतने जुड़े थे कि फोन पर मौजूद रहते थे। क्या कर रहे हो उमेश? तो फलाने थे, आता हूँ रिहर्सल देखने। और वो शाम को निकलते थे जब 5 बजे तो उनकी गाड़ी दिनकर भवन में घुस जाती थी और बैठ करके घंटों वो रिहर्सल पूर्वाभ्यास देखा करते थे। यहाँ अंजनी कुमार सिंह पुण्य में कमिश्नर बन करके आए थे। मुझे याद है कि एक नाटक का रिहर्सल में कला भवन में कर रहा था कि यहाँ से शहर को देखो, पाकिस्तान के एक लेखक का वो नाटक था। तो आदरणीय कमिश्नर साहब अंजनी कुमार जी कला भवन पहुंच गए थे नाटक का रिहर्सल देखने के लिए। अपने सारे बॉडीगार्ड्स को और ड्राइवर को उन्होंने दूर गेट पर ही रखा था। पैदल चल के आए, बैठ करके उन्होंने नाटक देखा पूरा और बोले कि उमेश नाटक देखने की प्रक्रिया कैसे बनता है, नाटक कैसे तैयार होता है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐसे अधिकारी अब कहाँ हैं? भुवनेश्वर प्रसाद सिंह जी यहाँ पर हुआ करते थे, एडिशनल एडीएम सर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब। उनमें साहित्य संस्कृति की समझ थी बहुत, उनमें संगीत की समझ थी। वो शाम में रियाज करते थे, हारमोनियम बजा करके वो गीत गाया करते थे। इंद्रकांत जी हमारे यहाँ तबला के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनसे मैंने संपर्क किया था तो इंद्रकांत जी भी वहाँ जा करके उनके साथ तबले पर संगत करते थे। शाम में हम लोग वहाँ पर बैठते थे उनके आवास पर, वो वहाँ पर चलता था गीत संगीत और साहित्य की बातें होती थी, संस्कृति की बातें होती थी। उसके बाद से तो यहाँ कुछ है नहीं। अधिकारी आते हैं, वो आईएएस हैं, आईपीएस हैं या फिर हैं, वो व्यवस्था देख रहे हैं, लेकिन कला संस्कृति के प्रति उनका रुझान बिल्कुल नहीं है। यानी सरकार और पदाधिकारी की उदासीनता की वजह से हाँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपके पास बजट है जी, आप पैसा खर्च कर दीजिए, आप दीना बद्री महोत्सव करा लीजिए, आप और कोई महोत्सव करा लीजिए, लेकिन वो सिर्फ खानापुरी है, उसमें न कलाकारों को जोड़ा गया। बिहार सरकार या पूर्णिया के प्रशासन के द्वारा कई कार्यक्रम होते हैं यहाँ, ठीक है, चलिए 3 कलाकार भिखारी ठाकुर से सम्मानित है, 4, एक राजीव राज्य चित्रकला के लिए उनको रामचंद्र सम्मान मिला, राधा मोहन सम्मान मिला हुआ। क्या कभी सरकारी स्तर पर कभी कार्ड गया उनको कि आप राज्य स्तरीय अवार्डी हैं, सम्मान आपको मिला है कि आप हमारे अतिथि हैं, सम्मानित? कभी जिला प्रशासन ने कार्ड दिया है? मुझे तो नहीं दिया, पता नहीं दूसरों को दिया कि नहीं दिया। ये एक खास बात है कि आपकी सरकार आपको पुरस्कृत कर रही है, आपको सम्मानित कर रही है और आपकी नज़र में कुछ नहीं है। और पिछले दिनों जो बिहार सरकार ने भिखारी ठाकुर को सम्मान दिया ना, वो एकदम बिल्कुल अव्यवस्था, कुव्यवस्था की तरह से दिया। अब राजीव राज जैसे कलाकारों को जो पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, उसे एक सहसचिव स्तर का अधिकारी ने दिया। भाई मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं दिया? संगीत नाटक एकेडमी सम्मान मिलता है राष्ट्रपति के हाथों, तो राष्ट्रपति न उपलब्ध हो तो कम से कम उपराष्ट्रपति तो उपलब्ध हो। उपराष्ट्रपति जी कि कोई मंत्री महोदय दे देंगे। अभी मंत्री महोदय भी कौन देंगे? कला संस्कृति तो होने चाहिए ना, कि पेट्रोलियम मिनिस्टर दे देंगे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री दे देंगे। ऐसा नहीं होता है, यह बिल्कुल खानापुरी है। गत वर्ष जो पुरस्कार मिला भिखारी ठाकुर सम्मान, वह बिल्कुल खानापुरी थी। कितने कलाकारों को वो यक्षिणी की मूर्ति मिली है? किसी को नहीं मिली है। उस दौर में जो 22-44 कलाकार सम्मानित हुए 2 साल के लिए, 2019 और 2020 के लिए, किसी को नहीं। एक जो पत्रिका बुकलेट निकला करता था परिचय के लिए, वो पत्रिका भी नहीं छपी है अब तक। क्यों नहीं छपी है? तो ये सब सरकार की गैर प्रशासनिक क्रियाकलाप और उदासीनता को दिखाने का काम करती है। सरकार को चाहिए कि बाकायदा इसकी एक कमेटी बनाई है, कमेटी जो डिसाइड कर दे, निश्चित कर दे, आप उस आधार पर काम कीजिए, अपने मन से मत कीजिए, बिल्कुल नहीं।